Hello friends, welcome to XIS. We are doing our revision from PT 365 and this is our environment classes. एक lecture हमने complete कर लिया है. We have read a lot about the biodiversity and everything. आज अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग बहुत ही important topic करने वाले हैं, that is climate change. Climate change when it is about UPSC becomes a very important topic because a lot of questions are directly asked from climate change and it is a very predictable topic. So आज important चीजें करने वाले हैं. So let's not waste our introducing about this. We already know what our mantra is going to be for these classes. So let's start. Okay, last class में हमने इस ग्रीन वाटर ब्लू वाटर तक किया था. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़. सो सी, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ में दो ऑर्गेनाइजेशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस नेम इज गोइंग टू पॉप अप every once in a while in your lectures. So let's just complete these two organizations. Let us know कि कहाँ पे क्या importance है इस organization की. थोड़ा सा टाइम इसमें दे देते हैं, उसके बाद we'll do climate change in detail. तो पहला है sites के बारे में. In last class also I have told you that whenever we talk about this kind of trade in endangered species we go to sites की full form you know. ये सबसे important चीज that you need to know is that sites is an internationally legally binding agreement. Legally binding जब भी किसी चीज में आ जाए ना, you need to pay extra attention to these. See, what it does is that it ensures that international trade in specimen of wild animals and plants. You should know that we are talking about animals as well as plant. That does not threaten the survival of the species. So we know कि ओवरऑल प्रोटेक्शन का एजेंडा है यहाँ पे. कब स्टार्ट होता है? 1963 में, फॉलोइंग एन IUCN रेजोल्यूशन. हमने IUCN के बारे में भी बात किया था, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हेन इट कम्स टू द पार्टीज ऑफ साइट्स देयर आर 184 मेंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया इज अ मेंबर. जहां भी इंडिया मेंबर होता है या नहीं होता है, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दैट. साइट्स की अपेंडिक्स सिस्टम होती है. जैसे जब मैं आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बता रही थी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब हम लेकर आते हैं, सो वी टॉक अबाउट शेड्यूल्स देयर. पहले 6 होती थी बट नाउ इट हैज बिकम 4 अमेंडमेंट करके. ओके, तो वैसे ही साइट्स में भी अपेंडिक्स होती है. ओके, 3 अपेंडिक्स हैं. फर्स्ट अपेंडिक्स इज अपेंडिक्स 1 वेयर दे डील विद द स्पीसी दैट आर थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन. व्हाट इट मींस कि जो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, बिकॉज दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. हमने देखा ही था IUCN का जब हम लेवल देख रहे थे, तो वी न्यू दैट आफ्टर क्रिटिकली endangered there is extinct in wild. So these animals might extinct in wild, so that animals are kept in appendix 1. Then there is appendix 2. Here those species are put which are not currently threatened but may become if we don't control their threat. If we don't control their trade, there are lots of animals जो कि endangered या फिर vulnerable category में होते हैं. उनका क्या होता है ना, we don't pay extra attention to these and then animals start disappearing. Okay, so again there is appendix 3. So species that are listed at a party's request to prevent unsustainable or illegal exploitation. क्या होता है ना कि if you want to do trade and if that species falls under appendix 3, तो you need to take a permit. अभी परमिट की आपको परमिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में जो सैंडलवुड है ना, रेड सैंडर्स जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सबने वो मूवी के बारे में भी देखा होगा, पुष्पा. एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट दिस मूवी, क्वाइट पॉपुलर. तो उसमें ना इस रेड सैंडर्स इन सब के बारे में बात हुई थी. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्री और इसका ट्रेड ना बहुत इलीगली होता है. तो अगर आपको इसकी कोई किसी तरह की ट्रेड करानी, यू नीड टू रजिस्टर इट विद साइट एंड आस्क फॉर देयर परमिशन. साइट्स माइट परमिट इट और माइट नॉट परमिट इट. इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं, दे आर पुट इन अपेंडिक्स 3. अभी देखो, जब भी हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं ना, हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो रिपोर्ट देखेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल साइट्स की कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसमें मैं स्टार मार्क करूंगी वो आप देखना, ठीक है. इससे ऊपर वाले रिपोर्ट्स में नाम ही है साइट्स रोजबुड, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू सच काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज IUCN. IUCN का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. अभी साइट्स की पहला तो IUCN की पहले तो आप हेडक्वार्टर देख लो. ये आपका ग्लैंड कहाँ पे? ग्लैंड आपका स्विट्जरलैंड में है. इसकी जेनेसिस भी काफी पुरानी है, 1948 के टाइम में. What it indicates that people were starting to become very much proactive in the field of conservation during 1948 only. उस टाइम से हमारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. यू शुड नो, जो चीता है ना,
एशियाटिक चीता जो इंडिया में पाए जाते थे वो कब एक्सटिंक्ट होते हैं, 1952 के टाइम पे एक्सटिंक्ट होते हैं। यानी इसी वजह से ना इस टाइम पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत थी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द सिचुएशन वाज, राइट। मेंबरशिप में देखे तो देखो आईयूसीएन के मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, एनजीओज होते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ऑब्जेक्टिव वी नो, ऑलरेडी नो। इनिशिएटिव में की इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो रेड लिस्ट निकालती है आईयूसीएन, है ना। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस भी इनकी इनिशिएटिव है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। इनके इंडेक्स में आपको कुछ इंडेक्स के नाम याद रखने, जैसे प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। अभी प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स कि कौन निकालता है तो दे माइट कंफ्यूज हो, तो ये सब याद रखो कि कौन निकालता है। इट इज दिस इज रिलीज्ड बाय आईयूसीएन। ये क्या इवेल्युएट करता है, तो वी नोट प्रोटेक्टेड एरियाज का इवेल्युएशन होता होगा, ठीक है। तो हमने दो ऑर्गेनाइजेशन कर ली। अब हम देखेंगे WWF। WWF इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी सेम हेडक्वार्टर आपको ग्लैन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ये भी 1961 में आता है और इसकी जो हेडक्वार्टर है ना मोर्जेस स्विट्जरलैंड में, वहां पे पहले स्टैब्लिश होता है। बाद में इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर 1985 में रीनेम कर दिया जाता है और WWF इंडिया में भी स्टैब्लिश हो जाती है एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। कब, 1969 में। अभी सबसे फेमस चीज जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की है ना, दैट इज देयर मूवमेंट, very famous movement we all know about or must have heard about it, is earth hour. What we do, we switch off the lights, है ना। इसकी जेनेसिस 2007 में स्टार्ट हुई थी। दिस मूवमेंट वाज स्पीयरहेडेड बाय सिडनी, ठीक है। सिडनी कहाँ पे, आपके ऑस्ट्रेलिया में है। एंड दिस अर्थ आवर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर बिटवीन, टाइमिंग पता होनी चाहिए, मार्च में, ठीक है। और किसी भी कंट्री की लोकल टाइमिंग, जब हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं। व्हाई वी डू इट, टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, ठीक है। बिकॉज लॉट्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग स्पेंड, तो अर्थ आवर के दिन आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। पूरा वर्ल्ड एक साथ करेगा तो इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। वैसे ही आपको रिपोर्ट्स याद रखनी है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो ना, हेडक्वार्टर देख लो। मे बी यू माइट फॉरगेट इट्स ऑब्जेक्टिव, बट डू रीड द रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट की रिपोर्ट है ये। इसमें आपको पूरी फाइंडिंग्स पता चलती है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यू शुड रीड अबाउट इट, do read about it, but don't fuss too much about these kind of things. Next, the most important topic, that is climate change. देखो climate change का पहला टॉपिक है NDCs, ठीक है। बट इसको बताने से पहले I would like to, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। You can go on and on about the climate change thing, but without the basics you cannot do about climate change. So I will take some of your time यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी और I'll make you understand about the basics of climate change. After that we'll read this news in a fast forward manner, okay? चलो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। See, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो पॉपुलर आपकी होती है 1988 के टाइम में, जब IPCC जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज करती है, ठीक है। उस रिपोर्ट के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि सी क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी ह्यूज इशू, गोइंग टू बिकम अ वेरी ह्यूज इशू। फिर आपका होता है रियो समिट जो 1992 में होता है, एज यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट। रियो समिट में क्या होता है, आपकी अर्थ समिट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद ना फॉलोइंग दिस समिट 3 बॉडीज आर फॉर्म्ड। ये 3 बॉडीज को ना रियो की इस तरह से रियो की पेरेंट बॉडी आप बोल सकते हो, ठीक है। चाइल्ड है देयर, रियो इज अ पेरेंट एंड देन देयर इज चाइल्ड। 3 बॉडी, एक आपका UNFCC है, एक UNCBD है, let me write it, and there is UNCCD. CCD is United Nation to combat Convention to combat desertification. CBD is Convention to protect biological diversity, and then there is Framework for Climate Change, Convention for Framework for Climate Change. ये वाली 3 बॉडीज आती हैं, ये आपके 1994 में आती है। एंड देन UNFCCC जब फॉर्म हो जाता है ना, इट सोलली टॉक्स अबाउट, सोलली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, दे टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में इनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इन मीटिंग का जो आप कह सकते हो एक तरह से द हाईएस्ट फोरम जहां पे डिस्कस होती है UNFCCC की मीटिंग्स, उसी को कॉप बोलते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, ये एनुअली होने लगी, हर साल होने लग गई। पहला कॉप आपका 1995 में आता है, उसके बाद इंडिया में भी काफी कॉप्स हुए हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर यू कैन गो एंड रीड कि इंडिया में कौन कौन से कॉप हुए, अगर हुए हैं तो कौन कौन से हुए हैं, कब हुए हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझको बताओगे कि इंडिया में कितने कॉप्स हुए हैं, एक से ज्यादा। आप चलो एक काम करो, कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अदर स्टूडेंट्स टू रीड।
ओके, शो द प्रोएक्टिवनेस। तो पहला कॉप 1995 में होता है, उसके बाद बहुत सारे कॉप्स होते हैं, वी हैव टू रीड इट एवरी ईयर एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। फिर क्या होता है ना, हमारा क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें बाद में रियलाइज होता है कि दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंजेस। में अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे क्या CO2, मीथेन, वी ऑल नो अबाउट इट, और एल्स यू कैन रीड फ्रॉम हियर। उसके बाद हम पेरिस एग्रीमेंट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉप, जो कि 2015 में होता है। ये अलग अलग कॉप जो होते हैं ना, उनमें अलग अलग अग्रीमेंट्स फॉर्म होता है। तो कोई बाकू, अभी हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो डोंट कंफ्यूज, इट इज वन ऑफ द कॉप। इस पेरिस एग्रीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं। इसमें हम लोग ना सबसे पहले इस पेरिस एग्रीमेंट में इंडिसीज की बात करते हैं। लाइक इफ देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, द कंट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो व्हाई नॉट वी गिव्स अ रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हम एक तरह से अपने लिए एक डिटरमाइन, जैसे एनडीसीज है ना, इसमें हम एक गोल डिसाइड करें। व्हाट विल डिसाइड अ गोल, कि हम इस तरह से इतना पोल्यूशन कम करेंगे, हम इस तरह से इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे। सो दैट इज व्हाट पेरिस एग्रीमेंट इज अबाउट। फिर हमारा CMA होता है। उसके बाद अलग अलग चीजें होती है। तो ये आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में जो क्रोनोलॉजी है ना, यू शुड बी एबल टू नो अबाउट दिस क्रोनोलॉजी। और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो UNFCCC है या CBD या CCD, ये तीनों लीगली बाइंडिंग है। सो इफ अ कंट्री इज अ पार्टी ऑफ दिस, लीगली बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, इफ अ कंट्री इज पार्टी ऑफ दिस काइंड ऑफ कन्वेंशन, दे विल हैव टू डू इट लीगली। ओके, सो ये थोड़ा सा मेरे को आपको समझाना था। लेट्स जस्ट नाउ मूव अबाउट व्हाटएवर द न्यूज़ इज। फॉर एग्जांपल एनडीसीज, तो एनडीसीज मैंने आपको समझा दिया। ये एनडीसी सबसे पहले स्टैब्लिश पेरिस एग्रीमेंट के टाइम में होता है। नाउ यू नो, नाउ यू कैन फॉलो अप। ये हर 5 साल पे अपडेट करना होता है एक कंट्री को। इंडिया ऑल्सो सबमिटेड इट्स फर्स्ट एनडीसी इन 2050 और हम फिर 2022 में इसको अपडेट किए हैं। तो लेट्स लुक आफ्टर व्हाट वी हैव अपडेटेड। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एनडीसी में हमने क्या बोला था, वी विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 लेवल, ठीक है। पहले हमने क्या कहा था, हम अपनी जो एमिशन किसकी बात हो रही है, ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैस की, 33% टू हम लोग विल बी रिड्यूसिंग इट फॉर 35%, एंड देन वी अपडेटेड दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट टू 45%। अभी प्रोग्रेस ये है कि वी हैव रिड्यूस इट टिल 33%, मतलब हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट वी हैव टेकन दिस सॉर्ट ऑफ, इसको एम्बिशियस बोल सकते हो, राइट? क्योंकि आप 2022 में बोल रहे हैं, नाउ इट्स 2024 एक्चुअली, बट या if we'll see the update, we have not done it just yet. Then there are also cumulative electric power installed capacity. हमने क्या कोशिश कर रहे हैं ना, we are trying to bring lots of our energy from fossil fuel based energy sources, not from these kind of हम क्या करते हैं ना, we traditionally use coal, so what we want, non fossil fuel based एनर्जी। व्हाट वी वांटेड, पहले एनडीसी में हमारा 40% था, अब हमने 50% कर दिया। बट अगर आप 2023 का देखो तो इट्स 43.81%। दैट मीन्स दैट प्रीवियस एनडीसीज तो हमने फुलफिल कर लिए हैं, बट द करंट एनडीसी हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, बिकॉज वी ऑल नो दैट the emission rate and the way we are trying to stop these emission is not match, it's mismatch. Then उसके बाद हमने क्या सोचा, we'll create an additional carbon sink through additional forest and tree cover. So you should know what is carbon sink. देखो कार्बन सिंक आपको बताऊं मैं, तो कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जो भी कार्बन हम एमिशन निकालते हैं, जैसे CO2 का एमिशंस होते हैं, ये CO2 एमिशंस क्या होने चाहिए ना, जिस तरह से हम रिलीज कर रहे हैं उतना ही आना चाहिए। ये मिसमैच है, ज्यादा रिलीज हो रहा है और सारा का सारा हमारे अर्थ के अंदर ही रह जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इट्स कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो व्हाट इफ वी डू समथिंग कि ये CO2 जो है ना, हम एब्जॉर्व कर लें एक्स्ट्रा CO2। अब ये एक्स्ट्रा CO2 कहाँ एब्जॉर्व करेंगे, तो जहां पे एब्जॉर्व होता है ना, दैट प्लेस इज नोन एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का एग्जांपल है आपका ओशन। ओशन में बहुत सारा कार्बन स्टोर होता है। उसके अलावा आपकी सॉइल में भी कार्बन सिंक की तरह काम कर सकती हैं। अब क्या हो रहा है ना कि हमारे ओशंस में इतना ज्यादा CO2 आ गया कि एक नई प्रॉब्लम बाहर निकल कर आ गई है, जिसको हम लोग ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा CO2 आ जाएगा ना, तो व्हाट इट विल डू, इट विल टर्न द ओशन इनटू एसिडिक नेचर, ठीक है। और एसिडिक चीज हो जाएगी, एसिडिफिकेशन हो जाएगी, इट विल हार्म व्हाट, इट विल हार्म द नेचर। ऑफ कोर्स इट विल हार्म द नेचर, रेपरकशंस तो होंगे ही। तो दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग कि हम सिंक बनाए। और उसके अलावा सबसे बेस्ट सिंक क्या हो सकता है, अगर आप ट्रीज लगाओ। ट्रीज तो ना, ट्री कवर इसलिए बोला जाता है। अब क्या है कि ट्रीज उतनी लग नहीं रही है। व्हाट वी वांटेड, हमारी 2015 की एनडीसी में वी वांटेड 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 को हमको करवाना था, सिंक करवाना था। लेकिन व्हाट वी डिड, हमने 2022 में इसको अपडेट नहीं किया, बिकॉज वी नो कि इतना ज्यादा हो नहीं सकता। उसी तरह से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट मी टेल यू। जैसे इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आई होप यू गाइज गेट इट, ठीक है।
आई डोंट वांट इट टू क्लटर। चलिए, तो देखो इंडिया ने ना जैसे एनडीसीज होती हैं वैसे हमने एक पंचामृत प्लेज लिया था, ठीक है। ये COP26 के टाइम लिया था ग्लासगो में, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, वी हैव गिवन 5 काइंड ऑफ एक्शंस कि हम ये 5 कमिटेड एक्शंस लेंगे टू टू काइंड ऑफ हेल्प इन दिस क्लाइमेट चेंज सिचुएशन। तो ये पांचों ना आपको पता होने चाहिए फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्री से भी ज्यादा आई विल टेल यू कि मेंस में इसको एज इट इज कोट करके आओ, यू विल गेट मार्क्स। तो इसमें से देख लेते हैं, ये पांचों इंपॉर्टेंट है इसलिए आई विल गिव सम टाइम हियर। जैसे हमने क्या सोचा था ना, वी विल रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। अब you know what is non-fossil fuel energy capacity. Then there was, we wanted to meet 50% of energy requirement from renewable energy by 2030. We wanted to reduce total projected carbon emissions by 1 billion ton, ठीक है। Now 2030 तक हमने कर लिया। We'll talk about carbon emissions, है ना। We wanted that. Then we wanted to reduce the carbon intensity. See, carbon emissions we all know, so CO2 निकाला, but what is carbon intensity? We'll talk about it. And the most important, we talked about getting net zero emissions by 2070. Now you will ask what is net zero, है ना। net zero बहुत important term है। net zero का मतलब ये नहीं हुआ कि zero CO2 emissions, no, it is not that. You should not confuse it with it. What is net zero is that however much we are releasing CO2, we are going to absorb or we are going to offset that CO2, not absorb, best word would be offset. The amount that we are releasing should be offsetted from the amount that is being removed, okay। के लिए होता क्या है ना, ऑफसेट हो जाता है CO2। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले, मान लो इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, सो नेट जीरो इज अ स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ CO2 released is equal to अमाउंट रिमूव्ड, है ना। जितना निकल रहा है उतना ही हम रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी आती है जो हमने बात करी थी, दैट इज योर कार्बन इंटेंसिटी। कार्बन इंटेंसिटी टर्म भी आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे। कार्बन इंटेंसिटी का मतलब होता है ना कि कितना CO2 रिलीज हो रहा है पर यूनिट ऑफ एनर्जी या एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन इंटेंसिटी is equal to how much CO2 is released to produce a unit of energy, है ना। एक यूनिट एनर्जी रिलीज करने के लिए कितने ज्यादा CO2 की जरूरत है रिलीज करने की, तो ये आपकी कार्बन इंटेंसिटी है। तो उसको भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 45% बाय 2030। तो ये सारे कुछ हमारे पंचामृत गोल्स थे, वो आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने ना अपना लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी सबमिट किया है UNFCCC को, और ये इन्होंने 2022 में किया है। दूसरी न्यूज है आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और कन्वेंशन की, UNFCCC की COP29। तो अभी मैं आपको कॉप का कॉन्सेप्ट बता रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इनकी हाईएस्ट बॉडी होती है। तो कॉप जो है ना अभी 29th वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका अजरबैजान बाकू में हुआ था। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट वाज द वेन्यू, कहाँ पर हुआ था। उसके बाद COP के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर UNFCCC members annually come and review their climate progress and sometimes also negotiate the commitments, है ना। तो COP30 कहाँ होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। सी, COP30 होने वाला आपका ब्राजील में, जो कि 2025 में होगा। कहाँ पे होगा, बेलेम में। फर्स्ट COP जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जर्मनी में हुई थी 1995 में। अब देखो COP29 या कोई भी COP होता है ना, वहाँ पे कुछ आउटकम्स आते हैं और यही आउटकम पे आपके क्वेश्चंस आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो लेट्स लुक इनटू दीज आउटकम। पहला तो कुछ थीम्स है। पहली वाली जो थीम है वो है बाकू फाइनेंस गोल, जिसका दूसरा नाम है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट finance. Since there is a term called climate finance in the theme, then you must be aware कि for doing these climate related role we need money. तो इसलिए हमें फाइनेंशियल नीड्स आती हैं, और इसी नीड्स के लिए इस बार बाकू फाइनेंस गोल में क्या बोला गया है कि हम लोग $300 एनुअली 2025 तक फाइनेंस करेंगे फॉर वट एवर द नीड
will arise for climate financing. Then there will be efforts to mobilize $1.3 trillion annually by 2035 from public and private sources. Okay, दूसरा carbon market and Article 6. Article 6 please mark it as star because Article 6 के कुछ rules finalized हुए हैं. अब Article 6 किस चीज से related है? ये international carbon market से related है, ठीक है. और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था ना, इसी में ये आर्टिकल 6 जो है वो वहीं से इसकी जेनेसिस देखी जाती है. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी पे इन्होंने इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को इंक्लूड करा है और इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स आएंगी. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अडेप्टेशन. देखो, हमें पता है कि वी कैन नॉट टोटली nullify this climate change, we cannot, but we can adapt to it. So to adapt we need some certain initiative for this adaptation. इसीलिए बाकू एडॉप्शन रोड मैप हुआ है. तो रोड मैप में क्या होगा? आर्टिकल 6 रिलेटेड चीजें जो वही सेम पेरिस एग्रीमेंट की थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. यानी आपको समझ आ गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इससे क्या होगा ना, रिविजन में इजी होगा. आप भी यही करना. आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू कार्बन मार्केट, बिकॉज ऐसे आपसे पूछ सकते हैं आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू व्हाट, वेयर एज आर्टिकल 7 is related to what? It is related to adaptation. ठीक है, adaptation ये हमें पता चल गया. और इसी के अंदर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स, और स्पेशली किसके लिए? लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, क्योंकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज को सबसे ज्यादा जो है वो दे हैव टू बेयर द मोस्ट ब्रंट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज. फिर इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, प्लीज मार्केट स्टार एज वेल. क्या किया गया ना, बाकू वर्क प्लान अडॉप्ट हुई है. इस वर्क प्लान के अंदर जो है फैकल्टेटिव वर्किंग ग्रुप बनाई जाएगी. ओके, और ये इस ग्रुप में आपको लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल प्लेटफॉर्म दिखेगा. यानी विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क प्लान वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट these indigenous people and local communities into climate change initiatives. Then there is gender and climate change. See, एक लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज को एक्सटेंड किया गया है 10 years के लिए. यानी कि पहले से ही आया हुआ होगा, बट बिकॉज सिंस इट हैज बिकम into limelight once again, it has come into limelight once again, we need to remember that. सिर्फ इतना याद रखोगे कि लीमा वर्क प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपका काम बन जाएगा. देन देयर वर सम इश्यूज पेंडिंग, वो आप देख सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज इश्यूज आर स्टिल पेंडिंग. अब हम लोग थोड़ा सा यूएनएफसीसी के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी बात करी है, तो उसको हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं खींचेंगे. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. And then we have also talked about Kyoto Protocol 1997 वाला. इसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स थी डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ताकि हम जीएचजी को इमिशंस को रिड्यूस कर सके. पेरिस एग्रीमेंट भी हमने देख लिया. सी, पेरिस एग्रीमेंट विल फॉरएवर बी आइकॉनिक बिकॉज यही ऐसा अग्रीमेंट था ना जिसमें ग्लोबली लोगों ने डिसाइड किया था दैट वी विल लिमिट कार्बन दिस टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. एम था हमारा 1.5 का, बिकॉज 2 डिग्री इज वे टू मच, बहुत एम्बिशियस हो जाता, तो 1.5 तक रखा था हमने. अब कुछ की इनिशिएटिव्स कौन से लॉन्च हुए कॉप पे, तो फटाफट देख लेते हैं. एक तो मीथेन और ऑर्गेनिक वेस्ट को के लिए एक डिक्लेरेशन आई है जिसका नाम है ग्लोबल मीथेन प्लेज. उसको लॉन्च करा गया था कॉप 26 में. उसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ इन्होंने क्या किया, टारगेट्स बनाए. ठीक है, तो इससे दो चीज रिवाइज हो गया. ग्लोबल मीथेन प्लेज कब आता है आपका? कॉप 26 में. और इसी मीथेन प्लेज के लिए हम लोग कुछ टारगेट्स लाएंगे. सेम गोज फॉर कॉप 29 में. एक और चीजें आई ग्लोबल एनर्जी को लेके. इसमें क्या बोला गया, 1500 गीगावाट जो एनर्जी स्टोरेज है पावर सेक्टर की, उसको डिप्लॉय किया जाएगा. ओके, ग्लोबल ग्रिड्स के द्वारा. कैसे ग्लोबल ग्रिड डेवलपमेंट की जाएगी? ग्लोबल ग्रिड से हमें क्या, क्लीनर एनर्जी सोर्सेज मिलेंगी, है ना, क्लीन एनर्जी मिलेगा. फिर ग्रीन एनर्जी प्लेज भी ली गई है जिसमें सेंट्रलाइज्ड हब्स होंगे. हाइड्रोजन डिक्लेरेशन हुई है कॉप 29 की प्रेसिडेंसी में, जहाँ पे एक्सिलरेट करने की बात की गई है, यूज को भी इंक्रीज करने की बात की गई है फॉर clean hydrogen. See, the most important point here is that this hydrogen declaration is non-legally binding. So first you need to know hydrogen declaration came forward in which COP? So it came in COP 29. But is it a legally binding document? No, it's not. Then there is Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers. यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है there is something called Initiative for Farmers. तो इस तरह से आपसे पूछेंगे तो है नहीं कि हारमोनिया किसके, but they might ask you who has hosted it. FAO, because Food and Agriculture Organization बहुत important है. As part of what? As a part of a partnership. इस पार्टनरशिप के नाम याद रखनी है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको फास्ट पार्टनरशिप बोल रहे हैं. ये फास्ट पार्टनरशिप ना एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा
ठीक है, ये आपका इस्टेब्लिश जो है ना COP 27 में ही हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट इसकी COP 27 में ही हो गई थी, बट वही है, उसको होस्ट करके इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। वैसे ही क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड देन देयर इज बिग फिट डायलॉग, सो दे माइट आस्क यू कि बिग फिट डायलॉग इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ climate finance investment and trade, because if there is no money there won't be any climate change adaptation, because everything needs money, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन, आपको नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इट माइट पर्टेन टू। कम्युनिटी कोएलिशन, यू आल्सो माइट बी अंडरस्टैंडिंग। बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, आपको पता होना चाहिए, इट्स फॉर एम्ड टू बिल्ड कोलैबोरेशन बिटवीन COPs। 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट पैक्ट, क्लाइमेट ट्रांजिशन, जिसको पैक्ट प्रोग्राम बोल रहे हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो पैक्ट प्रोग्राम है, पहली बात इसको UNDP जो है ना और फाइनेंस सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी ने लेकर के इसको इनिशिएटिव को फॉर्म करा है, और ये इनिशिएटिव जो है ना आपकी लोकल फाइनेंशियल सेंटर्स के थ्रू काम करेगी, जिसमें FCAS के मेंबर्स होंगे। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को साथ में लाने की बात की गई है इस पैक्ट प्रोग्राम से। ओके, देन देयर आर आल्सो अदर इनिशिएटिव्स, ये आप लोग देख लेना। कुछ इनिशिएटिव्स के नाम मैंने हाईलाइट कर दिए, जैसे गैप्स जो है ना वो लॉन्च की गई ओवर 30 गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज। फिर हम इंडिया की स्थिति देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन एट COP 29। सो इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। इंडिया का स्टैंड ये है कि इट हैज प्रपोज्ड अ गोल ऑफ $1.3 ट्रिलियन एनुअल अंडर NCQG with 600 billion coming from grants और equivalent sources। और हम लोगों ने अपोज की है चेंजेस टू मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम एंड अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर द क्लाइमेट टेम्परेचर गोल्स। देखो आपको पता चली गया कि पेरिस एग्रीमेंट में कुछ टेम्परेचर गोल्स थे, बट इंडिया इज सेइंग दैट India has asserted that developed countries should provide financial and technological support to developing countries for just transition. Why? Because these developed countries are the first movers in this kind of situation, because they were the one where industrial revolution took place. They are the pioneer of this climate change problem, I would say, है ना, यही तो पाइनियर थे। दे वर द रियल कल्प्रिट्स, बट व्हाई शुड द डेवलपिंग कंट्रीज बेयर द ब्रंट, है ना? डेवलपिंग कंट्रीज वर नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। सो फॉर जस्ट ट्रांजिशन, इंडिया हैज सेड दैट दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाय विच कंट्रीज? ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि US UK हो गए। और इंडिया ने जो ग्लोबल स्टॉकटेक आउटकम है, देखो अभी COP 29 हो गया ना, COP 28 में ना ग्लोबल स्टॉकटेक की बात की गई थी। ये ग्लोबल स्टॉकटेक भी एक तरह से जो NDCs है ना वैसी ही थी, जिसमें 5 ईयर पर क्या बोला गया था कि रिव्यू करा जाएगा, जो भी क्लाइमेट इनिशिएटिव ले रही ना कंट्रीज, उनके रिव्यू की बात की गई थी। तो उसके फॉलो अप मैकेनिज्म को इंडिया ने जो है वो अपोज किया है, और इंडिया ने बोला है कि UAE डायलॉग टेक्स्ट जो है, जो क्योंकि UAE वाली जो डायलॉग टेक्स्ट थी, उस टेक्स्ट के अंदर जो है एक कनेक्शन की कमी दिख रही है हमें, मिटिगेशन सेंट्रिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल स्टॉकटेक भी आप देख सकते हो, एक प्रोसेस जिसमें कलेक्टिवली प्रोग्रेस मेकिंग होगी हर 5 साल पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इंडिया COP 29 में कुछ साइड इवेंट्स भी की थी। क्या होता है जब इस तरह के कॉप्स होते हैं तो गवर्नमेंट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू सर्टेन साइड इवेंट्स लाइक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, ये इंडिया का ही है। ओके, लीड IT मीटिंग्स भी हुई, एनर्जी ट्रांजिशन विद ग्लोबल साउथ, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रोल था, और भी बहुत सारी जैसे इंडिया स्वीडन एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स हुई। नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। देखो एक डेकेड ऑफ नेगोशिएशन चलने के बाद जो कार्बन ट्रेडिंग, ऑलरेडी हमने बात की है कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उस फाइनलाइज हो चुकी है, ठीक है। देखो आर्टिकल 6 पहले बात क्या करता है, we know it talks about countries to cooperate in achieving their NDCs through what? Through carbon market, ठीक है। इसमें 2 कार्बन बेस्ड मार्केट्स और एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज करने की बात की गई थी। अब नाउ यू मस्ट आस्क मी कि क्या होता है कार्बन मार्केट? ये एक तरह का ट्रेडिंग सिस्टम है, जब भी जिसमें कोई एंटिटी क्या करेगी, कार्बन क्रेडिट खरीदेगी, ताकि जो उसके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जो उसने ऑफसेट करने हैं ना, उसको सपोर्ट मिल सके उनके प्रोजेक्ट्स को, और रिड्यूस हो सके या रिमूव हो सके इमिशन। एक ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जनरली 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है।
ठीक है। और ये कार्बन ट्रेडिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। अब देखो यही आर्टिकल 6 जो कार्बन क्रेडिट से बात करता है, के बारे में बात करता है, उस कार्बन क्रेडिट में 3 आर्टिकल सब आर्टिकल्स है। 6.2 बात करता है डिसेंट्रलाइज अप्रोच के बारे में, 6.4 बात करता है सेंट्रलाइज अप्रोच के बारे में जो कि पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, और ये ग्लोबल कार्बन मार्केट की बात करता है। और जो नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच है वो 6.8 में आपको दिखेगी, जिसमें एक नॉन मार्केट अप्रोच भी लाई गई है ताकि मिटिगेशन और अडेप्टेशन हो सके। ठीक है, अब देखो काम कैसे करती है कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स। उससे पहले हम लोग ना एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लेट मी टेक यू देयर। दिस इज दैट आपकी एनडीसीज किस बेसिस पर मेजर होती हैं। देखो एनडीसीज जो बेस्ड होती है ना वो अलग अलग टारगेट्स पे होती है। ग्रीन हाउस गैस एक मैट्रिक्स होता है, एक नॉन ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स होता है, एक पॉलिसी और मेजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन ट्रेडिंग ना क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से अलग है, बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल ने इंट्रोड्यूस किया था, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से अलग है। दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल में स्कोप जो थी ना इस कार्बन क्रेडिट की वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक लिमिटेड थी, बट पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है कार्बन क्रेडिट में। अडेप्टेशन फंडिंग की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोसीड्स थी ना कार्बन क्रेडिट की वो जो है अडेप्टेशन फंड की तरफ जा रही थी, बट पेरिस एग्रीमेंट में जो 5% प्रोसीड्स हैं वो एलोकेट की जाएंगी ग्लोबल अडेप्टेशन फंड को, यानी फंड में फंड डेवलपमेंट की गई है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। मार्केट स्कोप की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल में दे हैव टॉक्ड अबाउट फोकसिंग प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह से ना एक प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग होगी। बट पेरिस एग्रीमेंट कंबाइन करता है मार्केट एज वेल एज नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोचेस। इसमें जरूरी नहीं कि इंट्रिकेट मार्केट हो। लेगेसी क्रेडिट की भी बात की जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। देखो डेवलपिंग कंट्रीज डिसअपॉइंट है क्योंकि जो न्यू क्वांटिफाइड कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स है ना क्लाइमेट चेंज की एक्सक्यूज मी देखो नेशनल न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स जो है ना वो प्रपोज हुई थी COP21 में। इसमें क्या बोला गया था कि वही जो हम लोग एनडीसीज देखते हैं ना वैसा ही है ये। आर्टिकल 9 पेरिस एग्रीमेंट का क्या मैंडेट करता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दें डेवलपिंग कंट्रीज को, जिस पे हमने बात की थी कि हाउ इट्स अनफेयर। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में आप यू नीड मनी, of course you need money from local, national or transnational funding so that these mitigation and adaptation efforts could continue further. तो की फैक्ट्स क्या है क्लाइमेट फाइनेंस की कि 90% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस गोज टू मिटिगेशन एक्शंस, ओके, एंड 94% ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज थ्रू डेट या फिर इक्विटी, वैसे करके जाते हैं। तो अब कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स भी हैं UNFCCC के अंदर जो कि इस तरह की आपकी मनी वाली चीजों को देखते हैं किस तरह से फंडिंग की जा सके, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये COP27 जब इजिप्ट में हुआ था ना तब लॉन्च हुई थी और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था COP28 दुबई में, जहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई थी कंट्रीज के द्वारा डेवलप वल्नरेबल कंट्रीज को। ग्रीन क्लाइमेट फंड भी उसी लाइन पर है। अडेप्टेशन फंड भी वी हैव टॉक्ड अबाउट। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड भी 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरह से फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इनहांस दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स। वैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, देखो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ना, ये पार्टनरशिप है 18 एजेंसीज की जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी इसकी जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, दैट इज इट्स काउंसिल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन। ये 5 कन्वेंशन के अंदर जो पैसे की मैकेनिज्म है ना, हाउ मनी फ्लोज, इट इज लुक्ड अपॉन बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो वो कौन से 5 कन्वेंशन है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो UNFCCC, CBD, CCD, ये आपको पता चल गया रियो समिट से आए थे। उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिनको POPs कहते हैं, और मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। ट्राई टू रिमेंबर इट, इट्स नॉन नेगोशिएबल, आप भूल नहीं सकते। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अगर फाइनेंशियल चीजें देख रहा है समवेयर और द अदर, सम ट्रस्टी मस्ट बी अ बैंक,
है कि नहीं? Isn't it obvious? Of course, there is a bank. World Bank is associated with Global Environment Facility. सेक्रेटेरिएट आपका वाशिंगटन डीसी यूएस में है और की इनिशिएटिव्स भी इन्होंने अलग अलग लिए, जैसे स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम लेकर आए थे जिसमें कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स ली गई थी। स्मॉल डेवलप्ड कंट्रीज फंड, नाम से ही यू मस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि देयर वाज सम फाइनेंशियल मैकेनिज्म रिलेटेड टू अडेप्टेशन पॉलिसीज इन वल्नरेबल नेशन। वैसे ही प्लैनेट गोल्ड, something unique name that popped up is that it aims to reduce mercury use, ठीक है, गोल्ड माइनिंग में मरकरी के यूज को रिड्यूस करने की बात करता है। वैसे ही ब्लू नेचर अलायंस। then there is something about then there is another news that is about अंटार्कटिक ट्रीटी। देखो, अभी 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है जिसका 26 कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडिया में कंडक्ट हुआ है, कंक्लूड हुआ है। तो इस न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अंटार्कटिक ट्रीटी है ना, इसको होस्ट किया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसको एनसीपीओआर बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, ठीक है। अब अंटार्कटिक ट्रीटी की बात की जाए तो 1959 में इसका जेनेसिस देखा जाता है, जिसमें 12 कंट्रीज दे एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961। अभी मेंबर्स की बात की जाए तो 57 आउट ऑफ 29 आर कंसल्टेटिव पार्टीज, यानी दे पार्टिसिपेट इन व्हाट, दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया भी इसका कंसल्टेटिव पार्टी रह चुका है। ओके, एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो जो भी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की कंट्रीज है ना, वहां पे एप्लीकेबल है आपका अंटार्कटिक ट्रीटी। प्रोविजंस क्या अंटार्कटिक ट्रीटी की, तो प्रोविजंस यू शुड नो कि अंटार्कटिक ऐसी जगह है ना जहाँ पे सारी कंट्रीज ने अग्री किया है दे विल यूज इट ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। यहाँ पे इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन की जा सकती है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, और किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल हो गया या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गई या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज प्रोहिबिटेड इन अंटार्कटिका, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप अंटार्कटिका में जाकर किसी भी मिलिट्री कैंप या बेस को नहीं पाओगे, वहां पे देयर आर ओनली scientific these laboratories and researchers there. Other efforts भी हुए हैं, जैसे कि पहले एक कन्वेंशन हुई थी अंटार्कटिक सील्स पे 1972 पे, क्योंकि सील्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे। उसी के बाद आपको दिखता है अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, जिसको इंडिया ने भी रैटिफाई किया था। एंड देन इन 1991 देयर वाज अ प्रोटोकॉल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं 1991 में। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अदर इनिशिएटिव इज दैट समटाइम्स यूपीएससी टेंड टू आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी ने पोलर कोड के बारे में पूछ लिया था। अब पोलर कोड ना आपको इसी तरह के एफर्ट्स में दिखती हैं। इंडिया के अंटार्कटिक इनिशिएटिव वी ऑल नो कि हमने अपने एक बेसिस बनाए हुए हैं, जैसे कि मैत्री भारती, ओके। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री था जो कि फर्स्ट रिसर्च स्टेशन था। उसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं न्यूज में, जिसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ये जो है उसके हेडक्वार्टर्स आप देख लो कहाँ पे है, कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसका एम क्या है, तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म लेकर के आती है यूएन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसीसी के लिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वाला जिम्मा है इनका। वैसे ही क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है 2025 की, ये एक इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर इस तरह का थोड़ा यूनिक सा नाम है ना, तो यू शुड नो व्हाट इज द एम एंड देन मूव ऑन। Let's not waste time here. Then there is greening education partnership, as the name already suggests that UNESCO ने कुछ तो किया होगा education है। So UNESCO has launched 2 new tools, एक तो न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस और दूसरा न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। किसके अंदर, तो ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। ये एक तरह की इनिशिएटिव होगी जिसमें क्या किया जाएगा ना, कंट्रीज टैकल करेंगी क्लाइमेट क्राइसिस को विद द हेल्प ऑफ एडुकेशन। बिकॉज एडुकेशन, जब तक आप एडुकेट नहीं करोगे, पीपल विल नॉट अवेयर ऑफ हाउ सीरियस दिस क्लाइमेट क्राइसिस इज। उसी के अंदर जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट सेट की जाएंगी कि कैसे ग्रीन स्कूल को क्रिएट किया जा सके, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लिया जाएगा। बिकॉज आप पढ़ाओगे जैसा वैसे ही बच्चों की माइंडसेट बनेगी, बोलते हैं ना कैच देम यंग। देन देयर इज क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, सीपीआई जो है ना, सीपीआई क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, उसने एक रिलीज किया है। क्या रिलीज किया उन्होंने, एक रिपोर्ट जिसकी नाम है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 ड्यूरिंग यूएनएफसीसीसी COP29 में। अब थोड़ा क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की बात की जाए तो एक तरह से एक एनजीओ है। देन वील टॉक अबाउट साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, ठीक है। उसके अंदर वही है, क्लाइमेट रिसर्चर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना कंसर्न जो है वो रेज किया है रिगार्डिंग साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शंस ली जाएंगी टू इनेबल कंट्रीज और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि क्या किया जाए। देखो, ये इंस्टीट्यूशंस जो होती है ना, फाइनेंशियल चाहे कंपनीज, ये लोग क्लाइमेट क्राइसिस को कम्बैट करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती हैं।
देन देर इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोग्राम, जिसको नाइस प्रोग्राम कहा जा रहा है। ये जो नाइसिस प्रोग्राम है ना, उसने इन्वाइट किया है इंडियन रिसर्चर्स को भी। आर रिसर्चर्स हैव आल्सो बीन इन्वाइटेड सो दैट दे कैन ज्वाइन इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, दैट्स ऑल, इतना ही जान लीजिए। एंड इट इज नॉट एंटायरली न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये 2012 में कॉन्सेप्चुलाइज हो गया था। ऑपरेट कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज, किस फ्रेमवर्क के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो ये अच्छा एग्जाम्पल भी आपके लिए बन सकता है मेंस के क्वेश्चंस के लिए। देन देयर इज इंटरैक्ट प्रोग्राम। इंटरैक्ट एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत ही नेटवर्क होगा रिसर्च स्टेशन का आर्कटिक और सराउंडिंग एरियाज में, सो दैट रिसर्च कुड बी डन। आप याद रखो कि इंटरैक्ट में जो रिसर्च स्टेशन होंगे ना, वो यूरोप, रशिया, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फैरो आइलैंड, स्कॉटलैंड तक पूरी तरह से स्प्रेड होंगे। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट विच ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड इट, दैट्स ऑल। इंटरैक्ट में इतना ही जानना जरूरी है। वैसे MYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, नाम से पता चल रहा है देयर मस्ट बी सम चैलेंज, जिसके अंदर यूथ को एंकरेज किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ स्टेप्स ले सकें। देन देयर इज क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। देखो ग्रीन क्रेडिट रूल, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट है ना, उसने इशू किया गाइडेंस अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए। सो पीपल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना, ये प्रोविजन आप देख लेना। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज को, जो भी वहां पे एरिया को फोकस करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर, उनका इको रिस्टोरेशन करेंगे। वैसे इंडिजिनस स्पीसीज को हम लोग यहाँ प्रेफरेंस देंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्री प्लांटेशन कंडक्ट करेंगी। these are some provisions for these guidelines, but what is important here is that what is the difference between green credit and carbon credit? पहली चीज तो है implementing agency। green credit आपकी environment protection act के अंदर ऑपरेट हो रही है, एंड carbon credit आपका environment energy conservation act के अंदर हो रहा है, two entirely different acts। ओके दूसरी क्या है, ग्रीन क्रेडिट की बेनिफिट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को मिलेगी, बट कार्बन क्रेडिट जो है वो इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वॉल्व थी, एज वी ऑलरेडी सॉ। देन देयर इज ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज मे क्वालिफाई फॉर कार्बन रिडक्शन बट नॉट वाइस वर्सा। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज से कार्बन रिडक्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं कार्बन रिडक्शन से ग्रीन क्रेडिट, इट्स नॉट दैट केस। Okay, but there are co-benefits from carbon emission reduction, but not like that. Then there are other carbon credit program related information, जैसे कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। हम लोगों की एक लाइफ इनिशिएटिव है इंडिया में, हम लेकर आए थे इसको, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उससे अलाइन करता है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सो नाउ लाइफ बिकम्स इम्पोर्टेंट। ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है हमने ऑलरेडी देख लिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होती है, और नोडल एजेंसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ओके, तो लेट्स लुक अबाउट दिस इनिशिएटिव। ये देखो, ये है लाइफ इनिशिएटिव हमारी। ये लाइफ इनिशिएटिव COP26 जो ग्लासगो में हुई थी ना, वहां पे लाई गई थी। 2021 वाली कॉप थी ना, वहां पे। इस लाइफ इनिशिएटिव का फुल फॉर्म तो पहले आप जानो, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थी। इसके अंदर हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि हाउ आवर लाइफस्टाइल शुड बी सो दैट एनवायरनमेंट कुड बी सेव्ड। सिंपल समझ में आपको आ रहा है। इसके अंदर कुछ थीम्स है, ये देखो, ये मैंने ना ये जो हमारी मिनिस्ट्री लाइफ की अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी क्लिपिंग लेकर आई हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ दिस इज समवॉट रिलेटेड टू सम थीम्स, जैसे कि सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल सिस्टम, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस ई वेस्ट। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, दो तो चीजें वेस्ट से रिलेटेड है, एक रिड्यूस वेस्ट, एक रिड्यूस ई वेस्ट। दो चीजें सेविंग से रिलेटेड है, सेव वाटर, सेव एनर्जी। एक चीज आपकी, दो चीज आपकी अडॉप्शन से रिलेटेड है, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड देन देयर इज वन रिलेटेड टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ये तरीके हैं क्लब करके याद करने के लिए, है ना, बहुत आसान से। ये थीम यू शुड वेरी वेल बी अवेयर ऑफ। कितने थीम्स हैं इन टोटल? 7 थीम्स हैं, ठीक है। और इस पे आपको ऐप भी मिलेगी जिसमें आपको लाइफ रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव, लाइफ इनिशिएटिव रिलेटेड चीजें हैं उसकी आपको एक गेम सॉर्ट ऑफ चीज में डेवलप किया गया। डू गो एंड विजिट दिस ऐप। देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज ग्रीन वॉशिंग। देखो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं सो दैट दिस ग्रीन वॉशिंग प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन इज कैरिड ऑन, है ना। तो इस तरह की क्या है आखिर, ये कैसे ग्रीन वॉशिंग जैसी चीज है जिसके लिए गाइडलाइंस लानी पड़ गई? तो देखो, ग्रीन वॉशिंग किसी भी तरह का डिसेप्टिव या मिसलीडिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जानबूझकर फैक्ट्स को या तो कंसील करते हैं, दैट इज वी छुपाते हैं,
ऑमिट करते हैं या तो हटा ही देते हैं या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही हाइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, मार्केट को वेग बना देते हैं, जो भी चीजें है ना उसको वेग बना देते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, और बोल देते हैं कि सर्टेन सो एंड सो इन्वायरमेंटल क्लेम्स है। जैसे आपने सुना ही होगा कि देयर इज सम प्रोडक्ट जो कि एक बहुत, जैसे अगर कॉस्मेटिक के आप देखते होगे तो वो क्रूल्टी फ्री बड़ा बोलते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज क्रूल्टी फ्री, तो क्या आप चेक करने जा रहे हो कि देयर हैज बीन नो क्रूल्टी? वी डोंट नो, सो दैट बिकम्स ग्रीन वॉशिंग। वेग रखना, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, तो इससे क्या होता है ना, पीपल बाय दीज थिंग्स ये सोचकर कि हम इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट एनवायरमेंट तो उतनी तरह से खराब हो रही है। तो इसी के लिए गाइडलाइन लाने की बात की गई। अब देखो ये वाली चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन वॉशिंग के अलावा और भी कुछ ऐसी टर्म है, जैसे ग्रीन हसिंग। ग्रीन हसिंग, हस हस नहीं बोलते हैं, चुप रहो। ग्रीन हसिंग में क्या करते हैं, हम रिपोर्ट ही नहीं करते, हाइड कर देते हैं सस्टेनेबल क्रेडेंशियल, ताकि हमारी स्क्रूटिनी ना हो। मान लो कोई एक कंपनी है, उसने अपना एक क्रीम स्टार्ट किया, ठीक है, उस क्रीम में इन्होंने कुछ नहीं हाइड कर दिया, और इसके अंदर बहुत हाई परसेंटेज 90% में मरकरी यूज हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीन हसिंग किया, अंडर रिपोर्ट कर दिया। वैसे ग्रीन रिंसिंग है, इसमें क्या होता है कि हम लोग रेगुलरली चेंज कर देते हैं ईएसजी नॉर्म्स। ग्रीन लेबलिंग है, इसके अंदर क्या होता है, एसेंशियली जो भी अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको लेबल ही नहीं किया जाता है। वैसे ग्रीन लाइटिंग है, ग्रीन शिफ्टिंग है, ग्रीन क्राउडिंग है, डू रीड दिस टर्म्स, ओके। वैसे ही कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इको लेबलिंग करती है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर बोले कि हाँ भाई मैं इकोलॉजिकली सही हूँ, तो वो उसके ऊपर इको लेबलिंग होनी चाहिए बीआईएस की। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट भी हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रेटिंग करती है हमारे बिल्डिंग्स की कि क्या ये कितनी ग्रीन है, ओके। वैसे सेबी जो है ना, जो आपकी स्टॉक मार्केट देखता है, वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लेकर आया था, जिसके अंदर वही ईएसजी नॉर्म्स की बात की गई थी कि कंपनीज कितना इसको फॉलो करती हैं। देन देयर इज ग्रीन वॉशिंग टेक्स प्रिंट। ये जो है टेक्स प्रिंट, जैसे आपको नाम से पता चला, एक टूल डेवलप करेगी ताकि रेगुलेट कर सके ये लोग ग्रीन वॉशिंग क्लेम्स को। वैसे एक डायरेक्ट एयर एंड कैप्चर स्टोरेज प्लांट है जिसको DAC+S प्लांट बोलते हैं। तो ये इसका एक प्लांट है जिसका नाम है मैमोथ। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC+S प्लांट है, जो कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आइसलैंड में। अब क्यों किसी स्पेसिफिक जगह में हो रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, यू शुड रिमेंबर। DACS का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म है इसके डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर का ये मतलब हो, वी आर ट्राइंग टू रिमूव CO2. What we are trying to remove CO2 directly from atmosphere at any cost. Usually हम कैसे रिमूव करते हैं, या तो हम कार्बन सिंक बना लेते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, ये करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप इसमें डालो, CO2 लेगा, उसको रिमूव कर देगा एटमॉस्फेयर में किसी भी लोकेशन पे। ये अलग है कार्बन कैप्चर से, क्योंकि कार्बन कैप्चर हम लोग कैप्चर करते हैं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पे CO2 परमानेंटली हमें निकाल ही देना है। CO2 का देखो परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको सॉइल वगैरह में स्टोर होते हैं। तो DACS+ या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस में। यूज क्या है अबाउट CDR, देखो CDR के बारे में हम लोग बात करते हैं। CDR एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग रिमूव करते हैं CO2 एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर के अंदर, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं ड्यूरेबली टेरेस्ट्रियल या फिर ओशन रिजर्व्स में। IPCC एक रिपोर्ट निकालती है, इसको असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला था, CDR इज अ नेसेसरी एलिमेंट टू रिमूव नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CDR, व्हाट इज CDR? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, है ना। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस रिमूव करने के लिए। दूसरे CDR टेक्नोलॉजीज क्या है, जैसे कि बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इनहैंस वेदरिंग हो गया, एफॉरेस्टेशन, सबसे बेस्ट एफॉरेस्टेशन। आप पेड़ नहीं लगाओगे ना तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। Then there is CO2 to methanol conversion. CO2 to methanol conversion में क्या हुआ, हमारे पुणे महाराष्ट्र में एक पायलट प्लांट बना है जिसमें हम CO2 को डायरेक्टली मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मिथेनॉल क्या है, ये अल्कोहल है, और CO2 तो आपको पता ही है कितना बुरा है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो ये प्लांट क्या करेगी, 1.4 टन पर डे की कैपेसिटी होगी, वेरी लार्ज कैपेसिटी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चलेगी। किस डिपार्टमेंट से इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। दिस प्लांट इज वेयर लोकेटेड, इट इज located in Pune and it will advance indigenous carbon capture and utilization technology. नाम से आपको पता चल रहा है, we are capturing carbon and then we are utilizing it. Then there is something about CO2 to methanol conversion में आपको पता होना चाहिए कि capture CO2 को क्या किया जाता है, पहले capture किया जाएगा, ठीक है, एमिशंस को, कि एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ही इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, वहां से इनको हाइड्रोजनेट किया जाएगा, यानी कि रिएक्ट करवाया जाएगा विद हाइड्रोजन, एंड देन इवेंचुअली व्हाट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मीथेनॉल, है ना।
अब मिथेनॉल के बारे में थोड़ा पता रखना चाहिए कि मिथेनॉल को वुड अल्कोहल बोलते हैं। इसमें बहुत कम कार्बन और हाइड्रोजन कैरिंग फ्यूल होता है। इसमें बहुत ज्यादा हाई ऐश कोल होता है और ये रेसिड्यू की तरह निकलता है थर्मल पावर प्लांट्स और नेचुरल गैस से। इनिशिएटिव्स इंडिया में लिए गए हैं मिथेनॉल प्रोडक्शन के, जैसे मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम हो गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलती है, नोटिफाई करती है 20% डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक डेरिवेटिव है मिथेनॉल का। इस डाई मिथाइल ईथर को हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्लेंड कराने की बात करती है, किसके साथ, एलपीजी के साथ। आपने पढ़ा ही होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान, वैसे मिथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान हो गया। इसमें हम लोग डाई मिथाइल ईथर को डाल रहे हैं, जो विच इज डेरिवेटिव। कार्बन कैप्चर स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो होता क्या है, आप इस चार्ट से काफी अच्छे से समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मान लो किसी इंडस्ट्री से निकली, इसको कैप्चर किया जाएगा, इसको कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। बेसिकली स्टोरेज के लिए, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन के लिए जब कैप्चर कर लिया हम उसको स्टोर करें, फिर हम उसको यूटिलाइज करें या तो फ्यूल के फॉर्म में या किसी के भी फॉर्म में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है, तो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे का है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रांजिशन किया जाएगा कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टक से ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स में, क्योंकि ये जो पोर्ट्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे थे। तो 2023 में ये प्रोग्राम लॉन्च होता है। कौन सा, ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम। याद रखना है किससे रिलेटेड है, हार्बर्स को ग्रीन करने के लिए, हार्बर ग्रीनिंग, है ना, याद रखना। ये जो है आपका ये इनिशिएटिव किसके अंदर है, तो पंचकर्म संकल्प के ऊपर, ठीक है। 5 मेजर अनाउंसमेंट इंग्लिश में बोले तो 30% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रमोशन के लिए मिलेगी ताकि ग्रीन शिपिंग हो सके, है ना। देखो, शिपिंग सेक्टर की बात की जाए तो 3% वर्ल्ड का CO2 इस सेंटर से निकलता है। इंडिया में ग्रीन हाउस गैस जो मैरीटाइम से निकलता है वो 1% ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ टर्म्स थे न्यूज में, जैसे कि कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग जो है वो आपको यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टैब्लिश किया है पहला कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। कार्बन फार्मिंग है क्या, तो एक रीजेनरेटिव प्रैक्टिस है जिससे हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए अडाप्ट हो सके, है ना, ताकि क्या हो कि स्टोर होने की कैपेसिटी बढ़ सके, इमिशन कम हो सके। कॉमन मेथोडोलॉजी क्या है कार्बन फार्मिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, तो इट शुड नॉट सोलली बी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग आवरसेल्व्स फेड, सिर्फ खाने के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड डील विथ एग्रीकल्चर विथ सम एलिमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, ताकि क्या होगा ना, फॉरेस्ट्री आपके लिए कार्बन सिंक की तरह काम करेगा, है ना। उसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लाई जाएगी। की इनिशिएटिव्स कौन सी है कार्बन फार्मिंग की, ग्लोबल 4/1000 इनिशिएटिव। ये एंकरेज करता है स्टेक होल्डर्स को टू एंगेज इन अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव प्रोडक्ट। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था COP21 के टाइम पे। इंडिया में इसको इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसको वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वैसे ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू अबाउट यूरोपियन यूनियन बीइंग वेरी अनफेयर टू अस डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों, क्योंकि एक काजन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया है बाय ब्रिक्स। जो अभी ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें काजन डिक्लेरेशन हुआ था। उस काजन डिक्लेरेशन में इन्होंने रिजेक्ट किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को, ये बोलते हुए कि इट्स डिस्क्रिमिनेटरी। सी हाउ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी। यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है ना, कि वो एक टैक्स लगाएगा जिसको कार्बन टैक्स बोलेगा उन प्रोडक्ट से जो कंट्रीज से आएंगी थ्रू इम्पोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट। मान लो हम इंडियन वाले एक्सपोर्ट कर, एग्जाम्पल स्टील, हमारी स्टील में जितना भी कार्बन होगा उसको ये टैक्स कर लेंगे। बेसिकली हमारा लॉस हो रहा है ना भैया, हम तो तुमको एक्सपोर्ट करने आए थे, हमें तो कम पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाई शुड वी फेस दिस काइंड ऑफ टैक्स। भाई आप ही थे, यू वर द फर्स्ट पीपल जिनके वजह से ये कार्बन इतना ज्यादा बढ़ा है कि हम लोगों के लिए मेनेस बन गया है, एंड नाउ यू आर ओनली आस्किंग फॉर टैक्स। हाउ डिस्क्रिमिनेटरी इट इज। ये यूरोपियन यूनियन इसी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी चीजें करती हैं। मतलब ये दे वांट टू शिफ्ट दिस व्हाटएवर बर्डन इज टू अस डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो देखो उसके अलावा इस तरह के ऐसे और भी इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने, जैसे नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट लेकर के आ गए थे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस में यूरोपियन यूनियन ने बोला कि नया बनाएंगे। तुम कितना भी अलायंस बना लो, हमें डेवलपिंग कंट्रीज को ही फेस करना पड़ता है। वैसे कीलिंग कर्व के बारे में आप बस याद रखो कि कीलिंग कर्व जो है वो एटमॉस्फेरिक CO2 का रिकॉर्ड है, जो कि कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी में हो रहा है आपके
जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इन हवाई ऑन द साइड ऑफ Mauna Loa. What is Mauna Loa? It's world's largest active volcano. Then there is Greenium. Greenium is basically green premium. ग्रीनियम इज प्राइसिंग बेनिफिट, जो कि लॉजिक पे बेस्ड होता है कि इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे एक्सेप्ट लोअर यील्ड इन एक्सचेंज ऑफ सस्टेनेबल इम्पैक्ट. इसका ये मतलब हुआ, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ और मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और मुझे पता है ये प्रोडक्ट 90% ग्रीन है, तो ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है और मुझे सिमिलर प्रोडक्ट 80 रुपीज़ में मिल रहा है, बट वहाँ हमारे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपोनेंट्स है इसमें सिर्फ 60% है, तो मैंने 20 रुपये ज़्यादा दिया ये जानते हुए कि इसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली प्राइसिंग बेनिफिट दे दी इस कंपनी को. क्यों दी? क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीनियम. सिंपल भाषा में यही चीज़ है. देन देयर इज टील कार्बन. टील कार्बन वो कार्बन होता है ना जो आपको नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर्ड होता है. यानी कि अगर किसी फ्रेश वाटर वेटलैंड में जाओ, वेटलैंड आपको पता है ना, मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि वेटलैंड इज अ एरिया जहाँ पे वाटर जो है वो टेम्पररली या परमानेंटली वहाँ पे आता है. तो अलग अलग तरह के कार्बन है, जैसे पर्पल कार्बन आपका एयर और इंडस्ट्री इमिशंस में जो कैप्चर होता है, ग्रीन कार्बन आपका स्टोर होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में, ब्लैक कार्बन आपका फॉसिल फ्यूल में, रेड कार्बन आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल्स में और ग्रे इंडस्ट्रियल इमिशंस में. इसीलिए बोला जाता है ना कि जो परमाफ्रॉस्ट थॉ हो रहा है ना, परमाफ्रॉस्ट हमारे जो इतने भी फ्रोजन एरियाज है वहाँ बोल रहे हैं, वो जब थॉ यानी कि वो पिघल जाता है ना, तो उसके अंदर से ही CO2 बाहर आ जाता है. बिकॉज CO2 ना हमारा इसी तरह से अलग अलग कलर्स, तो हमने अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी दे दी है, इसमें स्टोर्ड है. वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे है, वाटर क्रेडिट है, ये भी एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो बिल्कुल कार्बन क्रेडिट की तरह सिमिलर ही है. वाटर क्रेडिट, इसमें वाटर का हम लोग क्या करते हैं, जितना भी क्रेडिट होता है उसको सोल्ड कर देते हैं उस वाले ऑर्गेनाइजेशन को जिसको अपने वाटर यूजेस को ऑफसेट करना है. वैसे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट ये भी सिमिलर है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट के उलट बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट लिमिटेड नहीं इसके लिए. ग्लेशियल इंजीनियरिंग ये क्या है ना, ये डेलिबरेट मॉडिफिकेशन होती है क्लाइमेट सिस्टम में जो कि ग्लेशियर्स के अराउंड होते हैं, आइस शेल्फ वगैरह में. फिर है बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशंस. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में थी, जैसे यूएनईपी का हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नायरोबी कीनिया. ये सारा जैसे नाम आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें देखती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत फेमस अथॉरिटी है. ये ग्लोबल एजेंडाज लेकर आती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसमें 193 मेंबर्स हैं जिसमें आपके इंडिया भी है. ये अलग अलग सेक्रेटेरिएट को होस्ट करती है, जैसे इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इसको यूएनईपी जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेकर के आया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आपको मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स दिखेंगी जो यूएनईपी के अंदर हुई है. जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके अंदर अग्रीमेंट होते हैं. अब ये सारे अग्रीमेंट, जैसे साइट्स वियना हो गया, CMS हो गया, बासिल कन्वेंशन हो गई, वियना कन्वेंशन, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रॉटरडैम हो गया, मिनीमाता, ये सब यूएनईपी के अंदर ही बनी थी. और यूएनईपी के रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो गैप जिनमें वर्ड होता है, एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. गैप रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि जितना अडेप्टेशन होना चाहिए था और जितना हुआ है उसमें जो गैप है ना उसको अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बोलते हैं. वैसे एमिशन है, जितना होना चाहिए जितना हुआ है उसके बीच की गैप, ये गैप जो है कम होनी चाहिए. वैसे ही ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी इन्वायरमेंटली रिलेटेड चीजें होती है ना उस पर यूएनईपी अपने रिपोर्ट्स निकालता है. वह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही स्विट्जरलैंड जिनेवा की ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हैं, जैसे कि इनका ओजोन और यूवी बुलेटिन इज वेरी फेमस. स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एयर क्वालिटी और क्लाइमेट बुलेटिन लेकर आते हैं. इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिलता है. इसमें हम लोग क्रायोस्फीयर की वार्मिंग को कम करने की बात करते हैं. चलो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज क्रायोस्फीयर. हमेशा जब भी कोई चीज निकलती है ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. जैसे देखो, क्रायोस्फीयर वो वाला एरिया जैसे बायोस्फीयर है, पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बोल देते हैं. एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं, वो जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस, एयर एंड गैसेस. वैसे क्रायोस्फीयर आइस रिलेटेड लेयर है जो हमारी अर्थ पे आपको मिलेगी, यानी आइस कैप, स्नो, ग्लेशियर, जो आइस में जम जाती है, सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, जो भी आइस से, यानी क्रायोस बेसिकली रिलेटेड टू कोल्डर स्फीयर हमारा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रायोस्फीयर बोल रहे हैं. वैसे ही पोल्यूशन है, जैसे हम लोग पोल्यूशन की बात करें तो
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन लॉन्च हुआ था एंड जिसने बैकड्रॉप में लॉन्च किया था ब्लू स्काई के, ये लीड किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें एक थीम थी इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक हमारी न्यू दिल्ली बन गई है, तो एयर क्वालिटी और इसके बारे में चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में पोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। पोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी रिलेटिवली छोटी टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो क्लाइमेट वॉज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई टुक अ लॉट टाइम टूडे। उसके अलावा देखो जैसे हमने अभी बायोडाइवर्सिटी कर लिया, इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज कर लिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो आपको उसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट relatively easy topic, we'll be doing it very soon and in a fast forward manner. Similarly, when we'll study disaster management, this is going to be extremely easy for you. बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी होती है. Then we'll be doing geography, places in news, and then we'll be done. बहुत जल्दी बहुत अच्छे से मैनर में हो जाएगा. बट हाँ, प्रायोरिटी वाइज डू गिव वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी टू बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है ये. इस पे आपको ज़्यादा टाइम लगाया गया है बिकॉज दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.